चलिए, स्क्रीन सभी को शो हो रही है अभी? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। तो आज आप लोगों का बेसिक फॉर्मेट है आर्ग्यूमेंट राइटिंग का। देखो, आर्ग्यूमेंट राइटिंग के 2 से 3 फॉर्मेट होते हैं, लेकिन हम जिस पे चलेंगे हम उसे ज्यादा सिखाएंगे, लेकिन बताना सारों को पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को 3 फॉर्मेट बताता हूँ जिनमें आप लोग आर्ग्यूमेंट राइटिंग कर सकते हो। द फर्स्ट फॉर्मेट एंड द बेसिक फॉर्मेट इज द पैराग्राफ फॉर्मेट। इसमें जो भी टॉपिक आप लोगों को दिया गया हो उसमें फर्स्ट पैराग्राफ एक आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में, अगर एक ही आर्ग्यूमेंट हो तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में और सेकंड पैराग्राफ अगेंस्ट में लिखते हैं। पूरा पूरा पैराग्राफ एक ही बार में, पूरा पैराग्राफ। ठीक है, आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के जो पॉइंट है, उन्हें अपोज करने के जो पॉइंट है, वो पूरा पूरा पैराग्राफ एक ही बार में लिखते हैं। चीजें मैं आगे बताऊंगा, अभी बस इतना ही समझते रहिए। अभी टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट कैसे कैसे होती हैं, कितने तरीके की होती हैं, आपको कौन कौन सी कैसे लिखनी है, वो सब आगे बताऊंगा धीरे धीरे। सेकंड होता है, आप लोगों ने देखा होगा या आप लोगों ने 9th 10th में होता है अंतर बताओ ना, क्लास में होता है आप लोगों के, जैसे अंतर बताओ या कंपेयर करो। ठीक है, कंपैरिजन आता है आप लोगों के उसमें। आप लोग एक बहुत ही बेसिक कंपैरिजन है जो आप लोगों ने लगभग सभी ने पढ़ा होगा 9th क्लास में, वो है डीएनए वर्सेस आरएनए, है ना, क्या होगा? तो जो एक फॉर्मेट ये होता है कि एक तरफ आप आर्ग्यूमेंट का सपोर्ट लिखो और एक तरफ उसका अपोज करो। तो यहाँ पे आप लिखो सपोर्ट आर्ग्यूमेंट में जो भी कुछ हो, और यहाँ पे लिखो अगेंस्ट। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, फिर पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, ऐसे पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे लिखेंगे। एक फॉर्मेट ये भी होता है, ये भी आर्ग्यूमेंट का एक प्रॉपर फॉर्मेट है। अगर ऐसे भी लिखोगे तो कटेगा नहीं। ठीक है, अरे उतारो मत इस चीज को, प्लीज उतारो मत। कोई भी चीज नोट मत किया करो, समझा करो। नोट करने की जरूरत नहीं है। 50 60 70 क्लासेस आगे होने वाली हैं, सब अपने आप समझ में आ जाएगा। नोट मत करो, कुछ चीजों को सुनो और समझो। ठीक है, एक बेसिक फॉर्मेट ये होता है, लेकिन मैं इन दोनों पे ही नहीं लिखवाता। मुझे जिस चीज से सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं मैं उस चीज को फॉलो करता हूँ। तो जो तीसरा फॉर्मेट है जो हम लिखवाते हैं, या हमने ही ये कह दो कि इंट्रोड्यूस किया था आर्ग्यूमेंट में सीएपीएस की, वो था कि हम पहले लिखेंगे आर्ग्यूमेंट या स्टेटमेंट या पॉइंट इन द फेवर ऑफ, इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, ये हेडिंग हम लोग डालेंगे। फिर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में जो हमारा क्रक्स होगा, जो भी हमारे दिमाग में पॉइंट आ रहा है, उसकी हम एक सब हेडिंग तैयार करेंगे। वो हेडिंग ऐसी होगी कि कुछ टाइम तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगी, कि पढ़ते ही खुद से समझ में आ जाएगी कि इसमें क्या कह रहे हैं, और कुछ टाइम वो थोड़ी यूनिक होगी कि उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी पड़े एग्जामिनर को। ठीक है, तो दोनों ही हम लिखेंगे कि 2 3 पॉइंट हम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लिखेंगे और 2 3 पॉइंट हम यूनिक लिखेंगे, ताकि हमारी एक्सप्लेनेशन एग्जामिनर पढ़े। जितना वो हमें ज्यादा पढ़ेगा, जितना ज्यादा उसे अच्छा लगेगा, उतना ही ज्यादा वो मार्क्स भी देगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम एक सब हेडिंग तैयार करेंगे, सब हेडिंग यहाँ पे डालेंगे, और फिर हम उसे करेंगे क्या, एक्सप्लेन इन 2 to 3 लाइन ओनली। केवल 2 से 3 लाइनों में हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे समझना प्लीज, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना है, इलेबरेट नहीं करना है। लोग उसी चीज को बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, ऐसे होता है ऐसे होता है, बट आर्ग्यूमेंट में हमें देनी होती है रीजनिंग, हमें देना होता है रीजन, कि ये जो हमने सब पॉइंट यहाँ पे बोला है, ये जो हमने हेडिंग यहाँ पे दी है, हमने ये क्यों दी, उसका रीजन क्या है।
हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा तो ज्यादा आएगा। ठीक है, एक हम यहाँ पे एक सब हेडिंग देंगे और उसे फिर एक्सप्लेन करेंगे विद रीजन कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं। ऐसे ही पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, जितने भी आपके पास पॉइंट है आप वो लिखेंगे। उसके बाद फिर से हम हेडिंग डालेंगे, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, पॉइंट, जो भी आपको लिखना हो इनमें से कोई सी एक चीज लिखनी है, सारा नहीं लिखना होता है। अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट की स्टेटमेंट के अगेंस्ट में हम लिख रहे हैं, ये पे आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और सेम वही चीज करेंगे। पॉइंट नंबर 1 एक सब हेडिंग डालेंगे और फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे 2 से 3 लाइनों में कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट का तो ये एड ऑन हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें एक इंट्रोडक्शन भी देंगे। इंट्रोडक्शन, आर्ग्यूमेंट इन द सपोर्ट, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, देन हम देंगे क्या, कंक्लूजन। वे फॉरवर्ड नहीं आता, कंक्लूजन आता है, कंक्लूजन। क्योंकि आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, वाद विवाद, और वाद विवाद से क्या निकलता है, निचोड़, कंक्लूजन। ये जो हमने इतनी सारी बातचीत की है, ये जो हमने इतना सब कुछ किया है, इसका निचोड़ क्या है। हमने पॉइंट फेवर में भी दिए, हमने पॉइंट अगेंस्ट में भी दिए, इन सब का निचोड़ क्या है, तो हम कंक्लूजन जरूर देंगे। अगर हमारे पास समय की कमी हो, पेपर की बात कर रहा हूं, अगर हमारे पास समय की कमी हो तो हम इंट्रोडक्शन को 1% स्किप कर सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन स्किप नहीं होना चाहिए, कंक्लूजन तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल होगा, स्टेटमेंट को बताएंगे कि हमें समझ में आ गई है। इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा सिंपल होगा, इसमें कोई आप लोगों को ऐसे की तरह हिस्टोरिकल अप्रोच, ये अप्रोच कुछ नहीं रखना होता, सिर्फ बताना होता है कि स्टेटमेंट कहना क्या चाह रही है। बस 2 से 3 लाइनों का, 4 लाइनों का मैक्सिमम, मैक्स 4 लाइनों का, इससे ऊपर नहीं जाने देंगे। ठीक है, और 4 ही लाइन के आसपास का हम लिखेंगे क्या, कंक्लूजन। बाकी सब क्या लिखेंगे, पॉइंट। ठीक है, हम ये वाला फॉर्मेट लेके चलेंगे। यहां तक में दिक्कत तो नहीं है कुछ, बहुत इजी चीज है अभी तक, एग्जांपल के साथ में और अच्छे से समझ में आएगी। इसमें जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है वो यही है कि सब हेडिंग देने के बाद में एक्सप्लेनेशन कितनी अच्छी हो सकती है। अगर एक्सप्लेनेशन आपकी अच्छी नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, वो पॉइंट आपका कटेगा ही कटेगा। अब आर्ग्यूमेंट लिखते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखना है, वो चीजें मैं बता देता हूं कि किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट, फेवर एंड अगेंस्ट। हम सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, दोनों के ही पॉइंट हमेशा बराबर रहेंगे। अगर हमने 4 पॉइंट इधर लिखे हैं तो हम 4 ही पॉइंट इधर लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा हमें फेवर के 6 पॉइंट आते थे, अगेंस्ट के 3 आते थे और लिख दिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उधर भी उतने ही लिखने हैं, उधर भी उतने लिखने हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट चेक होती है आपके बैलेंस को चेक करने के लिए। बैलेंस ऑफ जजमेंट एक क्वालिटी होती है जो ऑफिसर्स के अंदर होनी चाहिए, और बैलेंस ऑफ जजमेंट आपका जरूरी है, इसीलिए आपकी आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि आप दोनों पहलुओं को बराबर समझते हैं या नहीं। आप किसी चीज की जितनी अच्छाइयां देखते हैं उतनी ही बुराइयां भी देखते हैं या नहीं। अगर कोई काम होना चाहिए तो आपके पास बराबर दिमाग में रीजन आते हैं कि ये काम होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस ऑफ जजमेंट आपका हमेशा होना ही चाहिए, संतुलन में हमेशा ये पॉइंट रहेंगे। अगर 5 इधर लिखे हैं तो 5 ही इधर लिखे जाएंगे। क्लियर है, हमेशा एक्सप्लेनेशन टू दी पॉइंट होनी चाहिए, इसमें कुछ भी इधर उधर से घुसाएंगे नहीं, टू दी पॉइंट ही हमेशा एक्सप्लेनेशन रही। फिर कंक्लूजन में, कंक्लूजन हमेशा बैलेंस होगा। जैसा मैंने कहा बैलेंस ऑफ जजमेंट चेक की जा रही है, तो आपका झुकाव नहीं हो सकता किसी भी पहलू की तरफ, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आपका किसी भी पहलू की तरफ झुकाव नहीं हो सकता। समझे, हमेशा कंक्लूजन को इस तरीके से डिजाइन करके लिखेंगे कि पढ़ने वाले को ये लगे कि हमने सपोर्ट किया भी है, हमने सपोर्ट नहीं भी किया है। ये आगे एग्जांपल से आप लोग समझ जाओगे। ठीक है,
तो बेसिक फॉर्मेट यही है और हम इसी में पूरे साल प्रैक्टिस करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी इसे समझाने के लिए मैं दो दो पॉइंट्स लिखवाऊंगा एक आर्ग्यूमेंट के, दो पॉइंट्स फेवर में, सपोर्ट में, और दो पॉइंट्स अगेंस्ट में। आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी आर्ग्यूमेंट चूज कर और वो मैसेज में टाइप कर दीजिए फटाफट, ताकि ये ना लगे कि मैं प्रिपेयर करके आया था, क्योंकि मुझे कोई चीज प्रिपेयर नहीं करनी है, मुझे केवल आप लोगों से उस पर बात करनी है। आप लोग मुझे फीस केवल बात करने की देते हो अपने से। चलिए, सत्या जी ने एक बहुत अच्छा टॉपिक दिया, फ्री बीज ड्यूरिंग द इलेक्शन भी है और वन नेशन वन इलेक्शन भी है। चलो, वन नेशन वन इलेक्शन ले लेते हैं, आजकल थोड़ा सा हवा में भी है। वन नेशन वन इलेक्शन ले लेते हैं, सारे हो जाएंगे, चिंता मत करो, ये धीरे धीरे पूरा साल हमें यही पढ़ना है, हो जाएगा सबको। अभी हम ये ले लेते हैं, आजकल ये मुद्दा चल भी रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हुए थे, अब झारखंड और महाराष्ट्र के फिर से होने लगे, तो ये मुद्दा चल भी रहा है कि एक बार इलेक्शन, तो इसी पे बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन, हम बताएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है क्या। इसमें हम बोल देंगे कि देखो भाई, ऐसा है कि पूरे देश में सभी राज्यों के और केंद्र के जो इलेक्शन है वो एक साथ कराए जाने की परियोजना सरकार लाने की कोशिश कर रही है, या सरकार का ऐसा विचार है, जिससे सभी जगह इलेक्शन एक ही दिन पे हो जाए, कोई एक तारीख निकाली जाए और उस पर इलेक्शन हो जाए। मतलब बहुत ही सिंपल वे से हम ये बता देंगे कि स्टेटमेंट का मतलब हमें समझ में आ गया, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा इसमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट नहीं, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही आसान शब्दों में हम ये बताएंगे कि हमें जो आपने स्टेटमेंट दी है उसका मतलब समझ में आ गया है। फिर हम लिखेंगे पॉइंट इन दी फेवर ऑफ, यहां पे आप पॉइंट की जगह कुछ भी लिख सकते हो, जैसा मैंने बताया था, फेवर ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। देखो, हैंडराइटिंग से थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, हैंडराइटिंग की वजह से मेरी, लेकिन मुझे टैब पे लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो वो हैंडराइटिंग केवल टैब पे खराब है मेरी, वो टैब पे लिखने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। मुझे ये लगता है कि थोड़ा ज्यादा दबा के लिख दूंगा तो या तो पेन जाएगा या टैब जाएगी। तो हम लिखेंगे पहला पॉइंट। अब आप लोगों को थोड़ा सा पता भी चल जाएगा हम क्लास कैसे लेने वाले हैं। हम क्लास ऐसे लिया करेंगे कि पॉइंट आप दो और जस्टिफाई हम करेंगे। तो हाथ उठाइए फेवर में पॉइंट देने के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन, कि कौन अपना पॉइंट देना चाहेगा। यस मिस्टर ऋतिक महाजन, दीजिए पॉइंट। सर माइक ओपन करके देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। सॉरी सर, फाइनेंशियली बेनिफिशियल होगा सर। फाइनेंशियली बेनिफिशियल होगा, तो हेडिंग क्या देंगे सर? बेनिफिशियल इन फाइना, थोड़ा शब्दों का चयन अच्छा करिए, बोलिए। चलिए मैं देता हूं, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल, ठीक है, या इकोनॉमिकली फीसिएबल। शब्दों का चयन हमेशा ऐसा रखेंगे जो सुनने में थोड़ा इंटेलेक्चुअल लगे, कि बच्चा पढ़ा लिखा है, उसे कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। तो हमने पहला पॉइंट डाल दिया भैया, इकोनॉमिकली फीसिएबल। बताइए सर, अब इसे आप एक्सप्लेन करिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि इकोनॉमिकली फीसिएबल होगा ये। सर इससे सर जैसे दो दो बार इलेक्शन करवाना पड़ता है तो बजट ज्यादा लगता है यार इलेक्शन में। इससे क्या होगा, एक बार इलेक्शन होगी तो पैसे कम होंगे इलेक्शन कैंपेन वगैरह करवाने में। ओके, चलिए मान लिया, मैंने आपकी बात मान ली। आप कह रहे हैं कि बार बार इलेक्शन कराने में ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन सर इलेक्शन तो तब भी उतने ही लोगों का होना है।
तो ज्यादा पैसा कैसे लग रहा है? सर ज्यादा पैसा ऐसे लगेगा कि जैसे पार्टी सर दो बार इलेक्शन होगी, 2 बार कैंपेन करेगी, हर एक स्टेट में अपने अपने ज्यादा उस टाइप से फंडिंग लेकिन करेगी। एक बार होगा तो एक ही बार कैंपेन होगा तो लेकिन ज्यादा सर पैसे सुनिए, लगेंगे उसमें। ये बात भी तो बताइए कि मानिए महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है, ऐसे। यूपी में भी इलेक्शन साथ में हो रहा है, सारे स्टेट्स में साथ में हो रहा है, तो कैंपेन तो एमपी में भी करेगी पार्टी और यूपी में भी करेगी, 2 बार कहाँ कैंपेन कर सर 2 बार मतलब कि जैसे पीएम लोकसभा इलेक्शन हो रही है, जैसे पीएम वगैरह उसके लिए हुई थी रही? इलेक्शन, जैसे एग्जैक्टली, अभी राज्य की उसके एग्जैक्टली लिए। मेरा पॉइंट यही है कि आप अपनी एक्सप्लेनेशन को टू द पॉइंट रखेंगे, आपको डालना होगा सेंटर एंड स्टेट इलेक्शन, आपको ये कीवर्ड डालना होगा। अगर आप ये डालेंगे कि 2 बार इलेक्शन कराने पड़ रहे हैं, तो कौन से 2 बार, कौन सी जगह 2 बार, ये बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। तो हमें टू द पॉइंट रखना है, हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि सेंटर एंड स्टेट इलेक्शन, हमें ये वर्ड भी डालना पड़ेगा, ठीक है? कि Yes. जो 2 बार हो रहे हैं, एक विधानसभा के और एक सांसद के, जो 2 बार इलेक्शन हो रहे हैं वो एक ही बार होंगे, तो इससे हमारा जो है वो पैसे में बचत होगी। पैसे में बचत कैसे होगी, अब वो भी बताइए, कहां कहां पैसे बचेंगे? पार्टी का खर्चा तो छोड़ दीजिए, वो तो पार्टी खुद कर रही है, सरकार की तरफ से बताइए। सर कैंपेन को छोड़ देना। वो तो पार्टी कर रही है ना, पार्टी का पैसा है। अरे सर माइक बंद कर लिया, ऐसे कैसे? नहीं सर, सोच रहा था वहां से। चलिए मैं बताता हूँ। इससे इलेक्शन की ड्यूटी में जाने वाले सारे ऑफिसर्स को एक ही बार सैलरी देनी होगी। इससे जितने भी हम घर, ऑफिस या स्कूल किराए पर लेते हैं, जहां पे वोटिंग होती है, वो हमें एक ही बार करना होगा। हमें जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं वो एक ही बार रेंट पे लेने होंगे। तो हमें ये सारी चीज एक्सप्लेनेशन में टू दी पॉइंट लिखनी होगी कि सेंटर स्टेट इलेक्शन में ये सब होगा। एक्सप्लेनेशन समझ में आई सभी को कि टू द पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है? और एक एक वर्ड, एक एक कीवर्ड हम उसमें हमेशा लिखेंगे। अभी यहाँ पे क्या है कि आप लोग नॉर्मली जो करते हो, जिन कैंडिडेट्स को थोड़ी सी इस चीज की समझ अभी कम है, मुझे सभी को नहीं कह सकता ना, कुछ लोगों को समझ कम है, कुछ लोगों को ज्यादा है, जिनको अभी थोड़ी समझ कम है इसकी, वो क्या करते हैं, यहाँ पे लिख दिया इकोनॉमिकली फीसेबल, हेडिंग डाल दी, वो आगे क्या लिखेंगे, दिस इज इकोनॉमिकली फीसेबल फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज पार्टी। करते हो ये सब, सेम स्टेटमेंट डालते हो, इसे इलेबोरेशन कहते हैं कि जबरदस्ती एक्सपेंड कर रहे हो, खींच रहे हो इसे। वही चीज दोबारा लिख दी। अरे आपको रीजन देना होगा कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, और जब वो रीजन आएगा तो रीजन हम बता रहे हैं कि इससे गवर्नमेंट की जो सैलरीज होगी वो बचेंगी, इससे इलेक्शन कमीशन का खर्चा बचेगा, इससे व्हीकल्स बचेंगे, इससे रेंट बचेगा, बहुत कुछ होगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमें एक्सप्लेनेशन देनी होगी। एज इट इज स्टेटमेंट को एक्सपेंड करके नहीं लिखते, खींचते नहीं है उसे। चलिए दूसरा पॉइंट और दीजिए, दो दो पॉइंट मैंने कहा था लेंगे, दूसरा पॉइंट और दीजिए, हाथ उठा लीजिए प्लीज, कोई भी। यस मिस स्वर्णा पाटिल। सर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट की, मतलब पब्लिक इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ेगा अगर गुड, एक इलेक्शन होता है। गुड, हेडिंग क्या देंगे? मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन। थोड़ा सा और यूनिक बनाएंगे, दोबारा सोच। मोर पार्टिसिपेशन। मोर पार्टिसिपेशन ऑफ, नहीं आ रहा सर। चलिए अगर मैं इसे डालूं हेडिंग को स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, कैसा रहेगा? हाँ सर, ज्यादा भारी पड़ेगा। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। चलिए अब हमने बता दिया कि भैया अगर हम एक साथ इलेक्शन कराएंगे तो उससे डेमोक्रेसी और ज्यादा मजबूत होगी। अब एक्सप्लेनेशन दीजिए कैसे होगी, आप ऐसा कैसे सर सोचती हैं?
पब्लिक डिस्टरबेंस कम होगा, जैसे कि विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए दो दो टाइम, अलग अलग टाइम पे अगर इलेक्शन होता है तो फिर दो दो टाइम जाना पड़ता है सिटीजन्स को, जिससे अगर एक इलेक्शन होता है तो एक ही बार जाना पड़ेगा और एक ही बार में इलेक्शन हो जाएगा, जिससे पब्लिक डिस्टरबेंस कम होगा और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। एक माइंडसेट क्रिएट होगा कि एक ही बार जाना है तो चले जाते हैं। अगर ऐसे दो दो बार होता है तो फिर लगता है कि एक इलेक्शन इग्नोर कर देते, क्या दिक्कत है। चलिए, एक्सप्लेनेशन आपकी ठीक है, लेकिन इन्हें केवल 2.5 से 3 लाइनों में लिखेंगे कैसे, और वो भी टू द पॉइंट, कि पढ़ने वाले को एकदम समझ में आए आप क्या कहना चाहते हैं। चलिए, कोई और इसे एक्सप्लेन करना चाहेगा कि इसे 2.5 लाइनों में कैसे लिख सकते हैं? बाकी लोग हाथ नीचे कर लीजिए, दोबारा से बताइएगा। जिसे कोई एक्सप्लेन कर सकता है वो हाथ उठाइए, जो इसे एक्सप्लेन कर सकता है 2.5 लाइन के अंदर प्रॉपर वर्ड्स के साथ। यस मिस रस्तोगी। सर मेरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट का फोकस अपनी जो पॉलिसीज है उस पर ज्यादा होगा। लाइक जितनी ज्यादा कैंपेनिंग्स होती हैं, जितनी ज्यादा चीजें होती हैं, उसका उनका फोकस इलेक्शंस पे ज्यादा होता है, इरिस्पेक्टिव कि वो अपनी जो पॉलिसीज हैं, जो उस पे काम जितना ज्यादा मैम, इलेबोरेटली कर अलग सकते पॉइंट हैं वो नहीं, कम करती है। अलग पॉइंट पे डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम इसी पॉइंट की एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। ऐसा सोचती हूँ मैं। यस मिस्टर तिवारी। सर वो मल्टीपल इलेक्शन साइकिल के वजह से पब्लिक में नेचुरली इलेक्शन के लिए एक फटीग पैदा हो जाती है, जो उनको फोर्स डाउन कर सकती है टू स्किप एनी इलेक्शन। सो अगर एक ही टाइम पे दोनों के इलेक्शन हो जाते हैं तो पीपल आर मोर मोटिवेटेड टू गो एंड select their PM and CM candidate as well, sorry, their MP and MLA as well. Thank you, sir. कुछ कुछ ठीक है, फिर भी कोई और बेहतर एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा? हाँ जी मिस्टर स्वप्निल। सर जैसे अभी हम बोल सकते हैं कि एक इलेक्शन है, सो और सो एक ही बार इलेक्शन है, सो मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि अलग अलग कोने से, जो कि यूजुअली 2-3 बार इलेक्शन होगा तो आते नहीं है। सो एक ही चलिए टाइम ठीक, इलेक्शन रहेगा तो सब लोग आएंगे। ठीक, चलिए मैं बताता हूँ। हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, it will increase in the voter turnout because the citizens think it's a one-time process and we have to vote for our democracy. While in the different state of election, in the different phases of election, it became very hectic to go and vote again and again for the different elections. 2 लाइनों में खत्म। हो गया ना, 2 लाइनों में खत्म। सारी बात समझ में आ भी गई कि भाई वोट, इससे स्टैंडिंग डेमोक्रेसी ऐसे होगी कि इससे वोटर टर्नआउट बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि एक ही बार तो वोट देनी है 5 साल में। अभी क्या लगता है लोगों को कि यार पंचायत इलेक्शन में वोट दो, अभी लोगों को इस इलेक्शन में वोट दो, फिर नगर पालिका के इलेक्शन में वोट दो, फिर एमएलए के कैंडिडेट के लिए वोट दो, फिर सांसद के लिए वोट दो, कि ये तो रोज रोज का है, इतना कौन अपना काम छोड़े। तो अगर सबका इलेक्शन एक ही बार में हो जाए कि जाओ और वोट दे दो, तो सभी को लगेगा कि वन टाइम प्रोसेस है, 5 साल में एक बार करनी है और अपने राइट का फायदा उठाना चाहिए। इससे वोटर टर्नआउट बढ़ेगा और डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। समझ में आया? तो इस तरीके से हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे कि जो हमने हेडिंग में डाला वो हमने क्यों सोचा। समझ में आ रहा है आर्ग्यूमेंट का फॉर्मेट? अगर हम इसी चीज को बार बार रिपीट करके लिखें, हेडिंग को रिपीट करके लिख दें या कुछ भी इसमें फलाना ठिकाना लिख दें, आपको लगता है कि पढ़ने वाला उस पर मार्क्स देगा?
जब तक आप उसे यही प्रूव नहीं करोगे कि हमने सोचा तो क्यों सोचा। ठीक है। अब कुछ लोगों का इस पे डाउट एक क्लियर कर देता हूं, जो लोग ये बोलते हैं कि सर इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन। अब आप लोगों ने ये जो प्रोसेस देखी जो हमने पिछले 10 मिनट में की, पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों से बात करने की, कि आपने ऐसा सोचा, क्यों सोचा, कैसे सोचा, क्या कोई भी इवैल्यूएटर आपको ये चीज समझा सकता है? इवैल्यूएटर ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा कि आपका यहां से उठाएगा, इसे लिखेगा नोट टू द पॉइंट, और यू कैन राइट दिस, ठीक है, इंस्टीड ऑफ दिस। वो लिख देगा कि इसकी जगह पे ये लिख दो। क्या आपको समझ में आया कि ये गलत क्यों था? क्या आपको समझ में आया कि उसने, जो इवैल्यूएटर हमारे सामने बैठा है, कि हमने क्या सोच के लिखा था वो उसे बता पाए कि हमने ये क्या सोच के लिखा था? क्या इवैल्यूएटर बता पाएगा आपको कि मेरी थिंकिंग क्या है इस मैटर पे? बस वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा कि आपका पॉइंट यहाँ पे देखेगा, ये पॉइंट अच्छा नहीं है, और अपना पॉइंट दे देगा, या लिख देगा कि इस वाले पॉइंट को इस तरीके से लिख दीजिए। बट सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हमने ऐसा सोचा क्यों, और अगर सोचा तो इसकी जगह और क्या सोचना चाहिए था, वो सही था या नहीं था। और दूसरी बात, जब आप लोग मेरे सामने बोलना सीख जाओगे, अभी आप लोगों के पॉइंट फ्रेम नहीं हो रहे ना, जिस दिन ये बैच खत्म होते होते आप लोगों के पॉइंट मेरे सामने बैठ के फ्रेम होने लगे, तो आप लोग इस पे सोच भी पाओगे, और सबसे बड़ी बात है कि आप बोलना सीख जाओगे। अभी आप लोगों को बोलने में कितनी दिक्कत हो रही है, या आप लोगों को खुद से समझ में आ गया मेरी एक चीज पूछने पे, कि अगर सामने से कुछ पूछ लिया जाता है तो उसे हम फ्रेम भी नहीं कर पा रहे कि क्या बोलें। आपको लगता है कि सिर्फ पेपर निकाल के सिलेक्शन हो जाता है? सिर्फ पेपर निकाल के तो सिलेक्शन नहीं हो रहा ना, इंटरव्यू भी प्रोसेस में है। तो इस प्रोसेस से आप सब कुछ सीखोगे, क्या सोचना है, कैसे सोचना है, कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, कैसे वर्ड्स को फ्रेम करना है, क्या किस चीज का रीजन होता है, क्या किस चीज की एक्सप्लेनेशन होती है, डिफरेंस क्या होता है एक्सप्लेनेशन में, इलेबोरेशन में, एक्सटेंशन में। ये धीरे धीरे चीजें आप लोग सीखोगे। तो यहां तक फॉर्मेट समझ में आया? यस सर। फॉर्मेट में कोई डाउट हो तो मैं अब रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं, उसके बाद हम डाउट पूछेंगे, ठीक है? हाँ जी, अब आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो वो पूछ लीजिए, रिकॉर्डिंग को चलती रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी दिनेश जी। गुड इवनिंग सर। सर हाँ जी। काफी जगह सर, जैसे प्रीवियस अटेम्प्ट्स में और सर डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स एंड इनसे सर काफी बार एक चीज सुनने को मिलती है कि जो पॉइंट अपन स्टार्टिंग में मतलब अगर फेवर में डाल रहे हैं तो उसका ही सेम पॉइंट लाइक एज सच डालना चाहिए अगेंस्ट में, लाइक बैलेंस करते हुए काफी लोगों का ये नहीं सर, होता है। नहीं सर, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। देखो, कुछ टीचर्स का ये मानना हो सकता है उन्हें उस चीज से रिजल्ट भी मिल रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, हो सकता है उन्हें उस चीज से रिजल्ट भी मिल रहा हो। अरे ये जो अभी तक मुर्गा बने हुए हैं, बैठ जाओ यार। हाँ जी, हो सकता है उन्हें उस चीज से रिजल्ट भी मिल रहा हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि आप एक तरफ अपना पॉइंट बोलो और दूसरी तरफ उसे ही काउंटर करो। मैं इस चीज को कभी नहीं मानूंगा। मैं कभी आप लोगों को ये सलाह नहीं दूंगा कि एक तरफ आप अपना पॉइंट लिखो, दूसरी तरफ उसे ही काउंटर करो। इसका एग्जाम्पल कैसे? इसका एग्जाम्पल ऐसे, अभी आप लोगों ने एक पॉइंट लिखवाया कि इकोनॉमिकली फीसिबल, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि अगेंस्ट में जाके लिख देंगे कि बर्डन ऑन द इकोनॉमी, अगेंस्ट में जाके इसी का पॉइंट लिख देंगे कि बर्डन ऑन द इकोनॉमी। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है, दूसरी तरफ आप खुद ही कह दोगे इकोनॉमी के लिए बेकार है, आप तो खुद ही कंफ्यूज हो। तो मैं ऐसे पॉइंट्स के लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि आप लोग जो पॉइंट फेवर में लिख रहे हो वही आप अगेंस्ट में नहीं लिख सकते। मेरे हिसाब से तो नहीं लिख सकते, बाकी टीचर्स लिखवाते हैं, वो देखो हो सकता है उन्हें रिजल्ट मिल रहा हो, लेकिन मैं ये चीज के लिए नहीं बोलूंगा कि आप लोगों को लिखना चाहिए। यूनिक पॉइंट्स लिखो फेवर में भी, यूनिक पॉइंट्स लिखो अगेंस्ट में, ठीक है। तभी लगेगा कि आपने पूरा का पूरा एनालिसिस टॉपिक का किया है। श्योर सर।
और इसीलिए तो मैं आप लोगों को क्लासेस करा रहा हूं ना कि एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे। जो आप लोग गलत लिख के लाओगे, आप लोग यहीं पे, ये जो डिबेट है जो आपके और मेरे बीच में पॉइंट पे होगी, अभी आप लोग डिबेट नहीं कर रहे हो, अभी आप लोग चुप हो जाते हो, नए हो, अभी आप लोग चुप हो जाते हो कि मैं सामने से काउंटर करूंगा, आप चुप हो जाओ। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों में ये बोलने की भी हिम्मत आएगी कि सर मैंने तो ऐसे सोच के बोला था, अब आप बताओ मेरी सोच गलत कैसे है। तो मुझे वो बतानी पड़ेगी कि आपकी सोच ने, आपने यहाँ पे ये चीज ऐसे लिखी। हो सकता है कि मैं भी उससे कुछ अडेप्ट कर लूं, जो आपने सोचा हो मैं सोच ही ना पाया हूं, फिर मैं बोलूंगा अरे हाँ आपने तो बिल्कुल सही सोचा है। तो आप, मैं क्या करूंगा, फिर आपको नए वर्ड्स दूंगा उस सोच के लिए, उसे लिखने के लिए, कि आपने सोचा तो सही लेकिन आप उस चीज को सही से लिख नहीं पाए। तो फिर मैं नए वर्ड्स दूंगा कि इसे ऐसे लिखिए, तो क्लियर आएगा कि आपने क्या सोचा। देखो राइटिंग स्किल्स क्या होती है, राइटिंग स्किल्स का एक सीधा सिंपल भाषा में आप लोगों को मतलब बता दूं। राइटिंग स्किल्स का मतलब होता है कि जो सोच के आपने पेन चलाया है, पढ़ने वाले को पढ़ते ही वही सोच उसके दिमाग में आ जाए। बिल्कुल सीधा सिंपल मतलब ये, उसे वंडर ना करना पड़े, इधर उधर घूमना ना पड़े कि यार इसने क्या बोला, क्या है मतलब ही क्या है। तुरंत उसे पढ़ते ही तुरंत वही दिमाग में आना चाहिए जो आपके दिमाग में आने के बाद आपने लिखा था। राइटिंग स्किल्स का मतलब सीधा सीधा है, पढ़ते ही वही मतलब उसके दिमाग में आए। तो अगर कभी कुछ ऐसा होगा कि आपने कुछ सोच के लिखा लेकिन आप उससे सही वर्ड्स नहीं दे पाए, तो मैं भी काउंटर करूंगा कि भैया पॉइंट गलत है। आप कहोगे सर पॉइंट गलत हो सकता है लेकिन मेरा ये जो प्रोसेस है, थिंकिंग है, वो गलत नहीं है। तो मैं उसके लिए नए पॉइंट दूंगा कि फिर आप इसे ऐसे लिख लो। जैसे मैंने अभी आप लोगों के 2 पॉइंट्स ठीक कराए, आप लोगों ने कहा कि फाइनेंशियल ये है वो है, तो मैंने उसका एक पॉइंट दिया कि आप इसे ऐसे ना लिख करके इसे लिखिए कि इकोनॉमिकली फीसेबल। उसकी नई हेडिंग मैंने प्रोवाइड कराई। ठीक है, तो ये प्रोसेस इस तरीके से आगे काम करेगी। यस मिस्टर मलेश बाबू। सर इसी टॉपिक पे सर एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है, सर बोल सकता हूँ क्या? हाँ जी बोलिए। सर लाइक जो बॉर्डर्स में होते हैं या फिर वोट के इलेक्शंस के टाइम किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो आउट ऑफ स्टेट रहे तो वो पहुंच नहीं पाते, तो उनके लिए फिर ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं क्या सर? तो ये तो अगेंस्ट में हो जाएगा कि एक ही बार वोट दे सकते थे और उसी में वो चूक गए, तो उनका तो राइट ऑफ वोट ही चला गया। ये पॉइंट तो फिर अगेंस्ट में नहीं हो जाएगा कि भाई एक कि 5 साल में एक ही बार वोट दे सकते थे, वही दे नहीं पाए, तो राइट टू वोट ही खत्म हो गया इंसान का। तो ये तो अगेंस्ट का पॉइंट हो गया। ओके सर। ये चीजें भी मैं आगे आगे बताऊंगा, क्योंकि आप शुरू में तो बहुत ज्यादा ऐसा करोगे कि 4 के पॉइंट अगेंस्ट में और अगेंस्ट के 4 में लिखोगे, तो वो भी मुझे बताने पड़ेंगे कि ये पॉइंट यहां नहीं इधर जाएगा और क्यों जाएगा। जैसे अभी बताया मैंने कि ये पॉइंट अगेंस्ट का क्यों है। यस मिस्टर कुमावत। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर मतलब मैं ये बोल रहा था, जैसे सर एक पॉइंट अपन ने लिखा, क्या उसको सर मतलब उससे को थोड़ा सा घुमा के सेकंड पॉइंट पे लिख सकते हैं? मतलब जैसे एग्जांपल नहीं। तो अभी सर आप देखो ये कॉपी भरने वाली जो आदत है ना आप लोगों की, कि उसे ही घुमा के लिख दें, उसे ही थोड़ा सा आगे करके लिख दें, सिमिलर पॉइंट्स मैं प्रैक्टिस में नहीं लिखवाऊंगा। मैं ये चीज रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सिमिलर पॉइंट्स को लिखो, मैं कहूंगा यूनिक पॉइंट्स लिखो। ये तो पेपर के लास्ट की चीज है कि भाई कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट आ गई, इससे बिल्कुल दिमाग ही नहीं चल रहा, तो आदमी वहां पे तो जुगाड़ करके लिखता ही है। लेकिन जब हम आने वाले 5-6 महीनों में प्रैक्टिस करने वाले हैं, हम आपको आर्ग्यूमेंट लिखने के लिए पूरा दिन दे रहे हैं कि आराम से सोचो, लिखो, बहुत ब्रॉड थिंकिंग में लिखो, तो फिर यूनिक चीज आनी चाहिए ना। नहीं सर, मतलब मैं ऐसे कह रहा था, जैसे वो मैम ने बताया था, आपने उसको पॉइंट दिया था इकोनॉमिक फिजिबिलिटी वाला, उसमें सर जैसे उनके माइंड में था इकोनॉमिक फिजिबिलिटी वाला, पर सर मैंने लिखा था कि भाई डिक्रीज लोड ऑन इलेक्शन कमीशन, बट सर आप ही ने उसमें ऐड ऑन कर दिया और कह दिया कि इलेक्शन कमीशन पर भी लोड नहीं पड़ेगा। हाँ, तो सर आपका कहना ये है कि मेरे पॉइंट की हेडिंग अलग थी, क्या मेरी भी सही रहेगी? बिल्कुल रहेगी। नहीं सर, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ, आपने वो एक क्या बोलते हैं इकोनॉमी वाले पॉइंट में सर इलेक्शन कमीशन को भी ऐड कर दिया था, तो सर मैं क्या सेकंड पॉइंट ये लिख सकता हूँ कि डिक्रीज लोड ऑन इलेक्शन कमीशन? लिख सकते हैं, लेकिन फिर उसमें इकोनॉमी का फैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेटर फैक्टर जो फैक्टर है वो हमें डालना पड़ेगा। हम कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो लोड है वो कम हो जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन में फिर हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन की नहीं, फिर हम सिक्योरिटी एजेंसीज की भी बात करेंगे। फिर हम दूसरा पॉइंट पूरा का पूरा यूनिक लेके आएंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन लोड भी कम होगा। और सर एक और पॉइंट था सर माइंड में, अगर बोलूँ तो सर, हाँ जी बोलिए।
सर मतलब ये भी था कि भाई अगर अपन 1 4 में सर लिख सकते हैं कि भाई इट विल क्रिएट ए गुड क्रोनोलॉजी ऑर्डर फॉर a good chronology order of government for all the states and nation. सर मैं समझा ही नहीं, मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दीजिए आप। मतलब सर जैसे आज इलेक्शन हुए, 15 दिन बाद रिजल्ट आए, तो सर पूरे भारत के जितने भी स्टेट्स है सबकी जो टेन्योर है वो 15 दिन बाद से चालू होगा और 5 साल तक सबका सेम रहेगा। तो सर मैं इसे कहना चाह रहा हूँ एक क्रोनोलॉजी बन जाएगी ना सर, एक फिक्स टाइम पीरियड बन जाएगा ताकि सर जैसे डाटा रखने में फायदा होगा सर। तो ये तो कॉन्सेप्ट ही है, इसे पॉइंट कैसे बनाओगे? तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट ही है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मिल गया ना सर अपने को। यस, यू कैन लीव। ओके सर, थैंक यू सर। अरे आपको लीव करने के लिए नहीं बोला है, मैम ने परमिशन मांगी थी लीव करने। सॉरी सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो तो कॉन्सेप्ट ही है ना, कॉन्सेप्ट की स्टेटमेंट को एज ए पॉइंट यूज थोड़ा ही कर सकते हो आप। वो तो कॉन्सेप्ट ही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का तो मतलब ये है ना कि टेन्योर सेम होगा, इलेक्शन एक साथ होगा। तो वो तो पॉइंट ही नहीं है, वो तो स्टेटमेंट है। सर मैं जो माइंड में चल रहा था, मतलब मैं शायद लिख नहीं पा रहा ढंग से, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ सर जैसे आज से 10 साल बाद जो बिल्कुल लड़के समझ रहा हूँ पढ़ेंगे। सर, बिल्कुल समझ रहा हूँ इस चीज को मैं, कि सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो देश की एक साथ चलेगी, टेन्योर एक साथ होगा, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन वही तो कॉन्सेप्ट है 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो वो पॉइंट नहीं, स्टेटमेंट को पॉइंट नहीं बना सकते हम। स्टेटमेंट क्यों होनी चाहिए, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का कार्य है, ये जो काम है ये क्यों होना चाहिए, इसके होने से क्या फायदे होंगे, हमें वो लिखने हैं। तो इसके फायदे बताने होंगे कि इसका क्या फायदा होगा। वो टेन्योर वाली चीज तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की स्टेटमेंट में ही कवर हो जाएगी, कि वो तो मतलब ही वो है उस चीज का। और अगर हम इसे लिखेंगे तो ये वीक पॉइंट रहेगा। ठीक है, ओके सर। इस चीज को ये मत सोचो कि आपका जो पॉइंट है वो काउंटर हो गया, यही तो करने आए हो। यस सर, यस सर। ठीक है, और हाँ माइक बंद कर लो। क्लासेस लंबे चलने का कारण ही यह इकलौता कारण होगा कि सभी के दिमाग में पॉइंट्स आते ही रहेंगे और हम कंटिन्यू करते ही रहेंगे। इसीलिए क्लासेस 3-4 घंटे तक चली जाती हैं, क्योंकि जब तक एक के दिमाग में भी कोई बात रहेगी मैं उसे कराता ही रहूंगा। मैं किसी को बीच में ये बोल के नहीं जाऊंगा चलो 5 पॉइंट हो गए निकलो। जब तक किसी के दिमाग में कोई भी पॉइंट है, वो अपना वैलिडेशन चाहता है, वो उसे पूछना चाहता है, बताना चाहता है, हम उससे बात करते रहेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स ऐसे ही होने चाहिए कि यूनिक हो, उनकी एक्सप्लेनेशन अच्छी हो और आपकी अपनी थिंकिंग से बने हुए हो, कहीं से किसी मटेरियल से कॉपीड ना हो। ठीक है, अब इस चीज पे मैं आप लोगों को फिर से बता दूं एक बात, कि आप लोग जो कंटेंट के पीछे भागते हो, सभी भागते हैं, आप लोगों की कोई अलग बात नहीं है, सभी जो कंटेंट के पीछे भागते हो, जो आप थीम वाइज लेक्चर के पीछे भागते हो, ये एक एक टॉपिक कैसे कवर हो सकता है किसी थीम? ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन पे हम लोग 2-3 घंटे बात करेंगे, इसके पीछे जो समझेंगे, क्या ये किसी एडमिनिस्ट्रेशन की थीम में, इंटरनल सिक्योरिटी की थीम में या करंट अफेयर्स की थीम में कोई करा के चला जाए तो ये उस तरीके से कवर हो सकता है जैसे हम कर रहे हैं? इसीलिए पर्टिकुलर टॉपिक पे, हर एक टॉपिक पे क्लासेस जरूरी है, डिबेट जरूरी है। इसीलिए आप लोगों की 60-70 क्लासेस जाएंगी, 10-12 क्लासेस में खत्म नहीं हो सकता और आप लोगों को उसमें आना पड़ेगा। अब बात रही रिकॉर्डिंग्स की, आप लोग जो रिकॉर्डिंग्स के लिए बोलते हो कि रिकॉर्डिंग मिल जाए, रिकॉर्डिंग मिल जाए, ये जो हम आपस में बात कर रहे हैं कि आपके मन में डाउट आया, मैंने सोल्व किया, मैंने कुछ पूछा आपने बताया, आपने कुछ पूछा मैंने बताया, ये रिकॉर्डिंग में किस काम का? है किसी काम का? आपके मन में कोई रिकॉर्डिंग देखते हुए आपके मन में कोई डाउट आएगा, मुझसे कैसे पूछोगे? मैसेज में, उसमें तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आधे घंटे तक टाइप करके थोड़े बताऊंगा आपने क्यों सोचा, कैसे सोचा। बात करते हुए तो मैं 2 मिनट के अंदर समझा सकता हूँ, टाइप करते आधे घंटे थोड़े बैठूंगा मैं टाइप करने के लिए। इसीलिए ये जो थीम वाइज हैं, नोट्स हैं, क्लासेस थीम वाइज क्लासेस हैं और इवेल्युएशन है, ये सब सेकेंडरी है, इन्हें टेस्ट सीरीज के लिए छोड़ो। ये टेस्ट सीरीज के लिए ठीक है चीजें,
ठीक है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या इवेल्युएशन हो रहा है, आप अच्छा लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, ये सब कुछ टेस्ट सीरीज के लिए छोड़ो, वहां जाने दो उन चीजों को। यहां पे काम है पर्टिकुलर टॉपिक पे लेक्चर, डिबेट और डाउट सॉल्विंग, और इसका अल्टरनेटिव कोई दूसरा है ही नहीं। ये प्लीज अपने दिमाग में डाल दो, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव है ही। सिर्फ लाइव डिबेट ही, लाइव लेक्चर ही, लाइव डाउट सॉल्विंग ही इसका एकमात्र इलाज है। तो आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आर्ग्यूमेंट का फॉर्मेट कैसे रखना है, कैसे लिखना है, ये बेसिक है। एक क्लास और होगी 1-2 दिन में रिपोर्ट की, और उसके बाद आप लोगों को धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करवाया जाएगा। ठीक है।